हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2021 का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। तो आप लोगों को ऑप्शन दिए गए, कह रहे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, कह रहे स्नातक स्तर, उपयुक्त तीनों। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? कह रहे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, कह रहे मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। आप लोग ध्यान रखें, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। जैसे गोदान, गबन, ये किसने लिखे थे? मुंशी प्रेमचंद ने लिखे थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जितना संभव हो सके वाक्य के लिए एक शब्द है। कह रहे यथासंभव, कह रहे यथासाध्य, कह रहे असंभव, कह रहे यथाक्रम। तो आप लोग ध्यान रखें, इसका आंसर हो जाएगा यथासंभव, क्योंकि जितना संभव हो सके यथासंभव होता है। कह रहे कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक की बात कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, जैसे थोड़ा, ज़्यादा और तीन। देखो, ये थोड़ा ज़्यादा ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा, और तीन मतलब आपका हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि तीन जो है ना संख्यावाचक हो गए। थोड़ा ज़्यादा ये परिमाण मतलब आप लोगों को बता चुका हूँ, जहाँ पे मात्रा की बात होती है। तो यहाँ पे गुणवाचक की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कठिन। ठीक है, ये दोनों आपके हो जाएंगे परिमाणवाचक और ये हो जाएगा संख्यावाचक। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। कह रहे कर्ता, धातु, कर्म, विशेष। तो आप लोग देखें, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, और आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपसर्ग और प्रत्यय, आप लोग लर्न कर लीजिएगा डेफिनेशन दोनों की। कह रहे उपसर्ग किसे कहते हैं? तो कह रहे कि जो आविकारी शब्द किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, ऐसे लिखना है, परिवर्तन कर दें, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग मतलब आप लोग ध्यान रखें, शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें कहते हैं उपसर्ग। जैसे आपका अनुगामी, अनुरागी, अनुवाद, ये इसमें अनु आपका ना उपसर्ग लगा है। ठीक है, जैसे प्र होते हैं, जैसे प्रवाद, प्रकोप, प्रख्यात, प्रमुख, तो ये प्र उपसर्ग लगा है आगे। आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कह रहे परिभाषित कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखें कि जिन शब्दों से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ या उसके समूह का बोध होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का मतलब एक तरीके से आप लोग ध्यान रखना है कि उसमें हम लोगों को क्या मिल जाएंगे? प्रकार मिल जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं, जैसे नदी, तो नदी के कई प्रकार होते हैं। जैसे पर्वत की बात करते हैं, तो पर्वत भी कई टाइप के अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे आम की बात करते हैं, तो आम भी कई प्रकार के, जैसे दशहरी आम, कलमी आम, चौसा आम। तो जिसमें प्रकार मिल जाएंगे तो उसको बोला जाता है आपका जातिवाचक। जैसे अखबार, तो अखबार बोलेंगे तो ये भी कई टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, जिसमें प्रकार मिल जाएंगे तो उसी को बोला जाता है जातिवाचक। तो आपसे उदाहरण पूछा, कह रहे पर्वत, मनुष्य, नदी, अखबार, अध्यापक, मंत्री, ये सब क्या है? आपके जातिवाचक के उदाहरण है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखें, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखो सकर्मक और अकर्मक क्रिया होते हैं। और देखो, सकर्मक मतलब होता है कि जिन क्रियाओं के साथ में कर्म जुड़ा हो, कर्म जुड़ा हो, तो उसको बोला जाता है सकर्मक क्रिया। और जिनके साथ में कर्म ना हो, ठीक है, तो कर्म ना हो, तो उनको क्या बोला जाता है? आपका अकर्मक क्रिया बोला जाता है। और देखो, ये जो ना एक कर्मक, द्विकर्मक, ये आपके सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ध्यान रखना है, सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया। सकर्मक क्रिया को कितने भागों में? दो, एक कर्मक, द्विकर्मक। जहाँ पे एक कर्म होगा तो उसको एक कर्मक बोलेंगे, जहाँ पे दो कर्म होगा तो उसको द्विकर्मक बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। और ये दोनों किसके, मतलब जो एक कर्मक द्विकर्मक है ना, ये सकर्मक क्रिया के दो भाग होते हैं। मतलब सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, द्विकर्मक मतलब हो जाएगा जहाँ पे दो कर्म लगे होंगे, एक कर्मक मतलब जहाँ पे एक कर्म लगा होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। देखो, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब होता है विचार विमर्श, जैसे वार्तालाप, ठीक है, वाद विवाद, ठीक है, चर्चा परिचर्चा, जैसे कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि। देखो, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? जैसे आपस में बातचीत करते हैं तो ये मौखिक अभिव्यक्ति हो गए। जैसे कोई कहानी सुनाए, मौखिक अभिव्यक्ति हो गया। जैसे कविता पाठ मतलब कोई कविता सुनाए तो ये मौखिक अभिव्यक्ति हो गया। ठीक है, अपन बोल के। ठीक है, अब जैसे कोई भाषण देता है तो मौखिक अभिव्यक्ति हो गया। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। और लिखित अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? जैसे सार लेखन,
जैसे पत्र लेखन, पत्र लिखेंगे तो वो लिखित हो गया अभिव्यक्ति। जैसे निबंध लिखेंगे तो लिखित, जैसे आत्मकथा, जैसे कहानी लेखन, जैसे नाटक लेखन, जैसे कविता लेखन, संस्मरण लेखन, करे विवरण, आख्या लेखन। ये जो लिखने की चीज़ें होती हैं वो सब की सब किस में आ जाती हैं, लिखित अभिव्यक्ति में आ जाती हैं। और जैसे हम लोग लिख के ना ऐसी बोल के कोई चीज़ समझाते हो तो वो हो जाती है मौखिक अभिव्यक्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखो पिछली क्लास में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, मैं, आप, यह, वह, वे, उसने, तो ये सब क्या है आपके सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि काल के प्रमुख रूप से कह रहे कितने भेद होते हैं। काल के रूप कह रहे हैं मतलब भेद पूछा गया, तो काल के 3 प्रकार के भेद होते हैं। आप लोग ध्यान रखें, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। और ये भी देखो आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। देखो सारे जो भी आपकी क्लास हैं प्रीवियस ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होती हैं, इनको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे और उसको आप लोग नोट कर लिया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालेंगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। और देखो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो कह रहे कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। नेक्स्ट कह रहे कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास विकास होता है, ठीक है। सर्वांगीण विकास किससे होता है, कहानी के माध्यम से हो जाता है। कह रहे कहानी अभिव्यक्ति कह रहे सृजनात्मक या अर्थग्रहण का विकास करती है। कह रहे कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है, ठीक है। कहानी के माध्यम से मनोरंजन भी किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पाठ्य वस्तु की समझ विकसित करने में कह रहे हैं मौन वाचन की उपयोगिता स्पष्ट की। देखो फिर से आपका मौन वाचन पूछा गया है और आप लोगों को बता चुका हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौन वाचन, ध्यान रखना है। कह रहे कि लिखित सामग्री को बिना आवाज़ निकाले पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन। देखो एक ही डेफिनेशन है, ठीक है, एक डेफिनेशन आप लोग रट लो, क्वेश्चन कहीं पे भी पूछे उसी को लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ध्वनि रहित वाचन को क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। देखो दोनों में से कोई सी भी आपको लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे ध्वनि रहित वाचन को हम लोग क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। या लिखित सामग्री को बिना आवाज़ निकाले पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं मौन वाचन के महत्व को लिखना है, तो आप फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे कह रहे मौन वाचन व्यक्ति कह रहे दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकते हैं। देखो मौन वाचन मतलब क्या होता है कि दूसरों को बाधा पहुंचाए बिना हम लोग कर सकते हैं, मतलब मन में पढ़ना आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि मौन वाचन व्यक्ति अपनी इच्छा, गति, लय और कहीं पर भी पढ़ सकता है या कहीं पर भी कर सकता है। देखो मौन वाचन अपनी इच्छा के अनुसार जितनी स्पीड में आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा स्पीड में पढ़ाएं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन हम खुद पढ़ रहे हैं, अपने मन में पढ़ रहे हो तो कितनी भी स्पीड में पढ़ सकते हैं और कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे कि अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। देखिए 2 पॉइंट आप लोगों के मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि वो 2 पॉइंट आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि आपके मौन वाचन जो क्वेश्चन है ना कई बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखो वही 2 पॉइंट हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा और जहाँ पे भी पूछा जाए आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं। कह रहे हैं कि उदाहरण शायद लिखिएगा, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो विशेषण कह रहे किसे कहते हैं, तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। कह रहे संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कह रहे गुणवाचक विशेषण, कह रहे संख्यावाचक विशेषण, कह रहे कि परिमाणवाचक और कह रहे सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। देखो गुणवाचक विशेषण मतलब क्या होता है कि जहाँ पे व्यक्ति के गुणों का बोध होता है तो उसको गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। और संख्यावाचक मतलब जहाँ पे हमें संख्या का बोध होता है। परिमाणवाचक जहाँ पर क्या होता है, मात्रा का बोध होता है। सार्वनामिक मतलब जब सार्वनाम स्वयं, ठीक है, विशेषता बताने का कार्य करे तो इसको हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। हमसे कह रहे हैं कि उदाहरण सहित लिखेगा, तो उदाहरण आपका देखो फर्स्ट तो हम लोग देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण, यहाँ पे लिखना है जैसे मोहन बहुत होशियार बालक है। देखो ये हो गया मोहन के गुण की बात हो गई, ठीक है। दूसरा कह रहा है संख्यावाचक, तो यहाँ पे संख्या की बात कर रहा है। देखो संख्यावाचक मतलब ये होता है जहाँ पे संख्या का बोध हो, तो जैसे लिखना है पेड़ पर 10 चिड़ियाँ हैं या 10 चिड़ियाँ बैठी हैं, कुछ भी लिख सकते हो। परिमाणवाचक मतलब आपका हो जाएगा जैसे मात्रा की बात करेगा, तो यहाँ पे जैसे लिख लेना
बाजार से 2 किलोग्राम, या हिंदी में लिख लेना, ठीक है, 2 किलोग्राम चीनी लाना है, ठीक है, बाजार से 2 किलोग्राम चीनी लाना है। तो 2 किलोग्राम क्या हो गया, यहाँ पे मात्रा हो गई और 10 चिड़ियाँ काउंट करके बताया जाएगा, ठीक है। अब सारनामे की बात करते हैं तो इसका चौथा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बोला जाएगा यह घोड़ा काला है, ठीक है। तो ये जब सर्वनाम, यह क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम क्या कर रहा है, घोड़े की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यह घोड़ा काला है तो मतलब क्या हो गया, आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। चारों के उदाहरण पूछ रहा है तो आपके चारों के उदाहरण ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गद्य और पद्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। और देखो कई बार आपका ये भी पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गद्य। तो आप लोग ध्यान रखिए, गद्य में वाक्यों में कह रहे ब्राह्म के नियमों का पालन नहीं किया जाता, गद्य में ब्राह्म के नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है, ठीक है। पद्य में कोई नियम का कोई बंधन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गद्य में लय की कोई कह रहे विशेष भूमिका नहीं होती है, इसमें गद्य में लय की भूमिका नहीं होती। यहाँ पर कह रहे हैं कि पद्य में गति और लय की विशेष भूमिका होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं इसके अंतर्गत कह रहे निबंध, ठीक है, कहानी, देखो यहाँ पे मान ही होगा, ठीक है, कहानी होगा, कहानी, उपन्यास, संस्मरण लेख आदि लिखे जाते हैं। कह रहे इसके अंतर्गत कह रहे कविता, काव्य, गाने, भजन, पद्य लिखे जाते हैं। देखो भजन और गाने जैसे कविता लिखी जाएगी तो उसमें लय और गति का थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है, इसमें पद्य में। लेकिन यहाँ पे आपका गद्य में लय का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर लिखेगा, और आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर फिर से पूछा 2021 में। कह रहे कि उपसर्ग में कह रहे शब्दांश को शब्द के पहले जोड़ा जाता है, जैसे अनु प्लस गामी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा। जैसे प्रत्यय क्या कह रहे हैं, किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। कह रहे कि धन प्लस बान क्या हो जाएगा, आपका धनवान हो जाएगा, ठीक है। धन प्लस बान इक्वल टू क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किन्हीं दो औपचारिक पत्रों के नाम लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखें, औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है कह रहे जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों को लिखना है जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं है, तो उनको बोला जाता है औपचारिक पत्र। तो क्या होता है, जैसे प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र औपचारिक पत्र हो जाएगा, जैसे अधिकारियों को लिखा गया पत्र ये भी क्या हो जाएगा, औपचारिक पत्र हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। कह रहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी राष्ट्र या देश के नागरिक का स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का अविभाज्य अधिकार है। कह रहे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। देखो यहाँ पे अभिव्यक्ति की जब स्वतंत्रता होगी तो क्या करेगा, मनुष्य अपनी, ठीक है, अपने अंदर जो भी विचार आ रहे हैं उनको क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा, बोलेगा, ठीक है। क्योंकि जब बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो अपने विचारों को वो प्रस्तुत नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर भाषा के विकास की बात की जाए तो उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, तभी भाषा का विकास हो सकता है। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2021 का हिंदी का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।